Good morning, students. Welcome back to the new session of learning. We are doing chapter organizing. Okay, in that we have done the introduction part, that is meaning, definition, introduction. Okay, in today's video we will do organizing process. मतलब in this video you will learn what are the different process in organizing. Okay, what are the steps in organizing. Okay, so our first step is identification and division of work. Okay, now it's very clear the picture, identification and division of work. ठीक है, पहला हमारा क्या था चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग के पहले आपको पता है ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में से दूसरा फंक्शन है. पहला फंक्शन था प्लानिंग, दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीज़ों को सही तरीके से असाइन कर लेना, ताकि हम जब प्लानिंग प्रोसेस जो भी प्लान किया हुआ है और अपना टारगेट को जब हम अचीव करने जाएं तो हमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए. इसमें रिसोर्सेज को या फिर मैन पावर को एकदम सही तरीके से अरेंज कर लेना, जब सबका जो प्लेस है वहाँ पे उसको रख देना. ओके, तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि पहचानना कि कौन कौन सा वर्क हमें करना है, वो आइडेंटिफाई कर लेना. ठीक है, और उसको डिवाइड कर लेना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क को बांट देना. अगर आप छोटे टुकड़ों में वर्क को नहीं बांटोगे तो क्या हो जाएगा, एक होल वर्क, एक पूरा वर्क किसी एक आदमी को देना पड़ेगा, किसी एक एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, और हो सकता है वो उस वर्क को वो बर्डन हो जाए उसके ऊपर. ओके, मान लो आप ही को एक सपोज आपके घर में मैरिज एनिवर्सरी है या फिर मैरिज है किसी का, भाई या बहन का, सारे वर्क आपको दे दिया जाए तो आप कोई भी वर्क अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक वर्क अच्छे से कर सकते हो, 2 वर्क अच्छे से कर सकते हो, 3 वर्क अच्छे से कर सकते हो, होल वर्क आप अच्छे से नहीं कर सकते हो. इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कहता है पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन कौन से वर्क करने हैं, लिस्ट बनाओ कि आपको कौन कौन से वर्क करने हैं. ओके, कौन कौन सा आपका वर्क है, आइडेंटिफिकेशन, देन उसको डिवाइड कर दो. होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड दैट स्मॉल पार्ट इज असाइन टू डिफरेंट एम्प्लॉयज. मतलब एक पूरा का पूरा वर्क को हम लोग डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और वही छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं हम लोग हर एक एम्प्लॉय को दे देते हैं. ओके, तो हम लोग इसका बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कहाँ पे, बैंक में. ओके, आप बैंक में देखोगे कि एक पासबुक अपडेट करने का काम करता है, एक है ना कैश विड्रॉ करने का काम करते हैं, मतलब कैशियर का काम होता है, एक आपका मतलब आप देखोगे कि डिफरेंट सेक्शंस बटे हुए हैं बैंक्स में. ओके, और ईच सेक्शन इज डूइंग डिफरेंट वर्क. ठीक है, सारे जितने भी वहाँ पे टेबल में बैठे हुए हैं, आपको कुछ इंक्वायरी करना है तो आप अलग टेबल पे जाइए, कैश डिपॉजिट करना है तो आप अलग टेबल पे जाइए, कैश विड्रॉ करना है तो आप अलग टेबल पे जाइए. ओके, एफडी कराना है तो आप अलग टेबल पे जाइए, लोन लेना है तो आप अलग टेबल पे जाइए. मीन्स व्हाट, होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. ठीक है, हर एक जो पूरा वर्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है और हर एक एम्प्लॉय को एक एक वर्क दे दिया गया है. और वो एम्प्लॉय भी ऐसा है कि वो काम करते 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 स्पेशलाइजेशन आ गया है उसमें, मतलब वो माहिर हो गया उस वर्क में. ओके, तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. इसी हमारा स्टेप नंबर 1 में बस यही एक्सप्लेन आपको करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इसमें आपको बताना है कि द होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, सो दैट इसका बेनिफिट्स क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता. मतलब एक ही वर्क को कोई 2 बार नहीं करेगा, एक वर्क एक टाइम एक कोई भी एक एम्प्लॉय कर रहा है, वेस्टेज नहीं होगा, वर्क और टाइम का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो होगा. एंड थर्ड ये है कि कोई भी बर्डन एक एम्प्लॉय पे पूरा का पूरा बर्डन नहीं आएगा. ओके, तो इन द फर्स्ट थिंग you have to explain this much, and you can give the example of banking sector. The best example is in this context banking sector goes. Okay, अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ. स्टेप नंबर 2 में है ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन.
ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, मतलब छोटे छोटे डिपार्टमेंट में आप क्या करो, अपने जॉब को बांट दो। जैसे आप देखोगे कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, फिनेंस डिपार्टमेंट अलग है। और फिनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगी, उसको मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट कैसे होना है, क्या है, इसकी टेंशन उसको बिल्कुल भी नहीं है, वो बस फाइनेंस अरेंजमेंट करने की कोशिश करेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जब हम लोग पहले तो जॉब को या तो फिर आप बोलो कि वर्क को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिए, और उसके बाद क्या किए, उसको ग्रुप कर दिए। ठीक है, ग्रुप कर दिए मतलब सिमिलर, कौन कौन से सिमिलर वर्क है उसको एक ग्रुप में डाल दिए, जो सिमिलर वर्क नहीं है उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, उसको क्या बोल दिए, उसको बोलते हैं ग्रुपिंग द जॉब। ठीक है, ग्रुप कर दिए और एक एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। ठीक है, और अंडर दैट डिपार्टमेंट हम लोग उसको भेज दिए जो सिमिलर जॉब है। ठीक है, द डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग ऑफ जॉब कैन बी डन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट वेज होता है कि कैसे वो जॉब को ग्रुप करते हैं, कैसे डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन में देखिए दो बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, तो फंक्शनल में क्या होता है, इन दिस मेथड्स जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। मतलब जो कॉमन टाइप का जॉब है, ठीक है, जो सिमिलर टाइप का जॉब है, वो फंक्शनल डिपार्टमेंट में हम लोग डाल देते हैं। और डिविजनल में क्या करते हैं, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स देन दे प्रीफर डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। मतलब एक अगर आप सिमिलर टाइप का प्रोजेक्ट, मान लो एक फॉर्म है जो कि सिर्फ शूज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कहाँ डालोगे उसको, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, अगेन एक फॉर्म हम लेते हैं जो कि शूज भी प्रोड्यूस करते हैं, स्लीपर भी करते हैं, किड्स भी करते हैं, ठीक है, और बोलो कि सॉक्स भी करते हैं, इसके साथ साथ और भी बैग्स भी करते हैं। तो आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो आपको समझ में आ गया दोनों, जैसे कैसे डिपार्टमेंट बनाना है यहाँ मतलब होता है बेसिकली कैसे आप डिपार्टमेंट बनाते हैं और कैसे आप उसको बाइफर्केट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज आपकी बुक में जो दिया हुआ है कि कॉस्मेटिक, कोई है ना कॉस्मेटिक बना रहे हैं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉस्मेटिक बनाते हैं, अचानक उसको मेडिसिन भी प्रोड्यूस करना है, टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस करना है, तो वैसे लोग कहाँ आएंगे, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में। और अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो वो कहाँ आएंगे, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन में। ओके, तो वी हैव डन विद द स्टेप नंबर 2। अब हमारा है स्टेप नंबर 3, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ये तो बड़ा ही सिंपल है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसका जैसा क्वालिफिकेशन है, एम्प्लॉयज का देखिए कैसा क्वालिफिकेशन है, और उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको एक जॉब दे दीजिए जो कि उसको सूट करता हो। ओके, मान लो कोई फिनेंस में बहुत अच्छा है और आप उसको मार्केटिंग का जॉब दे दोगे तो वहाँ पे उसका दिल नहीं लगेगा, यहाँ पे वो अपना 100% नहीं दे पाएगा और क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे वही देखना है कि जो भी जिस काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसका क्वालिफिकेशन कैसा है, उसी के हिसाब से उसको जॉब असाइन कर देना। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, each individual working in different department is assigned a duty matching to his skills and qualifications। मतलब हमेशा एम्प्लॉय को उसके स्किल और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब दे देना चाहिए। The work is assigned according to the ability of the individuals। ओके, वर्क कैसे असाइन किया जाता है, इंडिविजुअल का एबिलिटी देख करके, उसका कैपेबिलिटी क्या है, वो कितना कैपेबल है, वो कौन सा जॉब के लिए कैपेबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो फिनेंस का है, एम्प्लॉय फिनेंस में बहुत अच्छा है, तो उसको आप मार्केटिंग दे दोगे। मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको बहुत अच्छा से बात करना है, बिहेवियर वाइज आपको बहुत अच्छा होना होता है ताकि आप सामने वाले को कन्विंस कर सके। फिनेंस में भी आप थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हैं, बट वो क्या है, बस वो कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा रहता है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा अच्छा है, कहाँ से हम फिनेंस एक्वायर कर सके। ओके, तो दोनों में देखो अलग अलग क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। तो आप जब भी इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, एबिलिटी, ये सब देख करके आपको क्या करना है, एम्प्लॉय को जॉब असाइन करना है। ऑलराइट,
इस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में हमारा सिर्फ 4 ही स्टेप है, ओके। और हमारा आखिरी स्टेप है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज 4th स्टेप, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन दिस, ओके। इन द लास्ट स्टेप, ओके, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, यहाँ तक आने के बाद क्या कर दिया आपने, किसी को जॉब दे दिया, किसी को असाइन कर दिया ड्यूटी कि आपको ये काम करना है, ओके। अब आप उसको जो भी जॉब दिए हैं उसके लिए आपको उसको अथॉरिटी देना पड़ेगा। अथॉरिटी मीन्स पावर टू डू द जॉब, ओके। तो इन दिस स्टेप यू आर गिविंग द पावर, अथॉरिटी to complete the given job, okay. So in the last step you are giving him the power to complete the given or assigned job, okay. Then यहाँ तक तो आपने उसको अथॉरिटी दे दिया। जैसे ही अथॉरिटी देते हैं आप, वहाँ पे क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर का रिलेशनशिप जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। मतलब एक सुपीरियर होगा जो कि उसको जॉब दे रहा होगा या फिर अथॉरिटी दे रहा होगा, ओके। किसको दे रहा होगा, सबऑर्डिनेट को दे रहे होंगे, ओके। अब सबऑर्डिनेट क्या करेंगे, अपना जॉब जितना भी कंप्लीट हुआ है, जो भी जैसा है, वो रिपोर्ट करेगा किसको, सुपीरियर को। तो हियर इज द एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे अब 2 स्केल या तो फिर अब 2 स्केल्स जो होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपका 2 था, चेन ऑफ कमांड, ओके, एंड प्रिंसिपल। 2 प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होते हैं, 2 प्रिंसिपल्स, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। 2 प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड एंड सेकंड इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ओके। चेन ऑफ कमांड कैसा होता है कि ये बॉस से किसके पास जाना चाहिए, सबऑर्डिनेट के पास जाना चाहिए। और जब कम्युनिकेशन होता है तो क्या होना चाहिए, हर एक लेवल तक कम्युनिकेशन होते हुए जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस स्टेप में आने के बाद आपका 2 प्रिंसिपल फॉलो होते हैं और हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट हो जाता है इस लास्ट स्टेप में। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप जैसे भी जॉब किए हैं, जो भी जॉब है आपका, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपके सुपीरियर को, कि आपको जो भी असाइन किया गया था जॉब, उसको आप कितने अच्छे से निभा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर आप कितने टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप नहीं कंप्लीट कर रहे हैं तो क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, ओके। तो इन द लास्ट स्टेप यू आर बेसिकली there is a relationship established between the superior and the subordinates, and the person or the employee whom the job is assigned is reporting to the superior, okay. So this is the organizing process which I have explained, okay. अब आपको देखिए प्लानिंग प्रोसेस भी है, आपको हर एक जगह कोई ना कोई प्रोसेस मिलेगा। तो अभी आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, जैसे आपको ये जो स्टेप्स है वो याद रहे, उसका शॉर्टकट। तो आपने ये पढ़ा है IDEA, क्या है ये, आइडिया। मैंने क्या लिखा है, आइडिया लिखा है। अब आइडिया लिखा है तो देखो, आई मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड डिवीजन ऑफ वर्क। डी मीन्स हियर डिपार्टमेंटलाइजेशन, यू हैव टू रिमेंबर डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब यहाँ पे है ई तो है 4th स्टेप में और ए है 3rd स्टेप में। आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो इनको, ठीक है। तो यहाँ पे ए हम लिख दे रहे हैं 1st स्टेप में, ए 1st स्टेप में दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ओके। और यहाँ पे लास्ट में ई दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो आप बस ये आइडिया याद करना और ये याद करना है कि लास्ट इसका जो 2 है, ई और ए को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को रिमेंबर कर सकते हो, okay. So hope I have tried to explain the things in a simpler language. To try to study well and try to concentrate, okay. Thank you for listening.